चैप्टर 42। ये सुनते ही राज जी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और पलकों के बंद होते ही आंखों में रुके आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। अपनी बात कहकर यक्षित वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अचानक ही राज जी घुटनों के बल नीचे गिर गए। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हथेलियों से ढका और फिर फफक कर रोने लगे। आसपास खड़े सर्वेंट्स नम आंखों से राज जी को देख रहे थे। राज जी बुरे इंसान नहीं थे। वो अपने इकलौते पोते से खुद की जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और आज यक्षित की बातों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। कुछ पल ऐसे ही बैठे रहने के बाद राज जी उठे और उठकर चुपचाप बाहर चले गए। इधर यक्षित के रूम में यक्षित ने अपने बगल वाले रूम में शावर लिया और अपनी कमर पर एक ब्लैक टॉवेल लपेटकर सीधा अपने रूम में आ गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अविरा ने तुरंत उस तरफ देखा और सामने खड़े यक्षित को देखकर वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम में बंद करने की? लिसन, मैं कोई अबला नारी नहीं हुई जिसे आप बंद करके रख सकते हो। मैं अविरा सिंघानिया। तभी यक्षित बीच में बोला, अविरा यक्षित ओबेरॉय हो तुम और ये अच्छे से पता है मुझे। बोलते हुए उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अविरा ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर बेड से उठते हुए बोली, Whatever happens it doesn't matter to me। बोलते हुए उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन फर्श पर पाँव रखते ही उसके कदम हल्के से लड़खड़ा गए। यक्षित की नजरें सीधा उसके पैर की तरफ चली गई और उसके पैरों को देखते ही उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। वो धीरे से बोला, What the fuck? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बोलते हुए यक्षित अविरा के पास आया और अपना सर झुका उसके पैर को देखने लगा। उसका सवाल सुनकर अविरा के कदम रुक गए। उसने यक्षित के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मुझे चोट लगी है, आपको नहीं सो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए वो यक्षित के बगल से निकलकर दरवाजे के पास आई और हैंडल पर अपना हाथ रखने को होती है, लेकिन तभी यक्षित ने एकदम से उसकी कमर में हाथ डाला एंड उसे झटके से बेड पर पटक दिया। अविरा सीधा पेट के बल बेड पर जा गिरी। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही यक्षित उसके ऊपर आ गया। उसने अपने दोनों हाथ बेड पर अविरा के अगल बगल टिकाए हुए थे और उसका आधे से ज्यादा वेट अविरा के ऊपर था। यक्षित ने अपने होंठ अविरा के कान के पास ले जाकर कहा, जो पूछता हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दे दिया करो। ये तीखी मिर्ची किसी और के सामने बनना, मेरे सामने नहीं। बोलकर उसने अविरा के कान को हल्का सा बाइट किया और पीछे हट गया। अविरा की हल्की सी आह निकल गई। उसने सर टेढ़ा कर घूरकर यक्षित को देखा और गुस्से से बोली, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। अब हटिए मेरे ऊपर से, बहुत भारी है आप। बोलते हुए वो उसके नीचे कसमसाने लगी। उसकी बात सुनकर यक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा कल रात को नहीं लगा था भारी जब मैं तुम्हारे ऊपर आकर। इतना बोलकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आधी अधूरी बात समझकर अविरा को एकदम से खांसी आ गई। उसने यक्षित को घूरते हुए कहा, टर्की ओबरॉय, जब देखो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चलता है। छोड़िए, मुझे नहीं रहना है आपके घर में। ये सुनते ही यक्षित के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने एकदम से अविरा को पलटकर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहा, तुम यही इसी घर में रहोगी। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकती हो। ये सुनकर अविरा कुछ पल रुककर बोली, मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सारे लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं।
मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती हूँ जहाँ पर लोग मुझे किसी कातिल की नज़रों से देखें। बोलते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। यक्षित चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। उसने धीरे से अविरा के माथे पर किस किया और सॉफ्ट आवाज में कहा, कोई नहीं देखेगा तुम्हें कातिल की नज़रों से। कुछ नहीं कहेगा तुम्हें एंड आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। आई नो कि तुम अविष्का सिंघानिया नहीं बल्कि अविरा यक्षित ओबेरॉय हो। बोलते हुए वो अविरा की आंखों में देख रहा था। उसकी लास्ट लाइन सुनकर अविरा के दिल में एक टीस सी उठी। वो धीमी सी आवाज में बोली, और अगर मैं ही अविष्का सिंघानिया हुई तो क्या तब भी आप मेरे साथ खड़े हो? आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 43। बेवकूफ अविष्का यक्षित ओबेरॉय। उसकी लास्ट लाइन सुनकर अविरा के दिल में एक टीस सी उठी। वो धीमी सी आवाज में बोली, और अगर मैं ही अविष्का सिंघानिया हुई तो क्या तब भी आप मेरे साथ खड़े हो? आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। पता नहीं क्यों लेकिन अविरा ने यक्षित से ये सवाल किया। लेकिन अगले ही पल अविरा को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा है। उसने कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोले लेकिन तभी यक्षित ने उसके हल्के से खुले हुए होंठों पर अपनी फिंगर रख दी, जिससे अविरा की बात उसके गले में ही रह गई और वो चुपचाप कभी अपने होंठों पर रखी यक्षित की उंगली को देखती तो कभी उसके चेहरे को। यक्षित ने अविरा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी पहचान कुछ भी क्यों ना हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना यक्षित ओबेरॉय, तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ खड़ी रहेगी ना तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और रही मेरी फैमिली की बात तो वो भी तुमसे कुछ नहीं कहेगी। आज जो गलती हुई है वो फिर कभी होंगी। दादू को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी जो उन्होंने तुम्हें अविष्का समझ लिया। अब वो गलतफहमी दूर हो गई, इसलिए जस्ट रिलैक्स, तुमसे कभी कोई भी सवाल नहीं करेगा। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, ओके? उसकी बात सुनकर अविरा ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी चुपचाप यक्षित की आंखों में देख रही थी। तभी यक्षित ने अपनी उंगली उसके होंठों से हटाई और उठकर दूसरी तरफ चला गया। अविरा अभी भी वैसे ही लेटी यक्षित को देख रही थी। तभी यक्षित वापस आया। उसने अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो अविरा के पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, गेट अप। ये सुनकर अविरा ने एक नज़र फर्स्ट एड बॉक्स को देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर झट से बोली, क्यों? उसका क्यों सुनकर यक्षित ने एक गहरी सांस ली और फिर अविरा का हाथ पकड़ उसे झटके से बैठाते हुए बोला, हर बात पर सवाल पूछने की आदत बहुत गंदी है तुम्हारी। अपनी इस आदत को सुधार लो, क्योंकि तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। बोलते हुए उसने अविरा के शूट को हल्का सा ऊपर किया और गौर से उसके पैर को अंगूठे को देखने लगा। अविरा चुपचाप यक्षित के चेहरे को देख रही थी। वो कुछ पल रुककर धीमी सी आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप? ये सुनकर यक्षित कॉटन पर डिटोल डालते हुए बोला, डांस कर रहा हूँ, अगर तुम्हें भी करना है बता दो, साथ में कर लेंगे। उसका जवाब सुनकर अविरा चिढ़ते हुए बोली, आप ढंग से जवाब नहीं दे सकते हो क्या? हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी है। ये सुनकर यक्षित ने कॉटन से उसके अंगूठे के आसपास लगे ब्लड को साफ करते हुए कहा, वाइल्ड कैट आंखें देखने के लिए होती है और मुझे नहीं लगता है तुम इतनी जल्दी अंधी हो गई हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले वाहियात हरकतें करती हो और फिर नॉनसेंस सवाल करके एक्सपेक्ट करती हो कि सामने से अच्छा जवाब मिलेगा। सीरियसली। बोलते हुए उसने अविरा के अंगूठे पर बैंडेज कर दी और फिर नजरें उठा उसकी आंखों में देखा।
उसका जवाब सुनकर अविरा ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसने एकदम से अपना पैर पीछे खींचते हुए गुस्से से कहा, आपसे बात करना ही बेकार है। बोलकर वो खड़ी हुई और गुस्से से वॉशरूम में चली गई। यक्षित अभी भी वैसे ही बैठे गुस्से से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख रहा था। वो धीमी सी आवाज में बोला, बेवकूफ अविष्का। यक्षित ओबेरॉय बोलते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी अचानक उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुनकर उसने स्क्रीन की तरफ देखा जिसमें कैनियन नाम शो हो रहा था। यक्षित ने तुरंत कॉल पिक किया और तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर यक्षित रूम से बाहर जाते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ। बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अविरा वॉशरूम से बाहर आई। उसने बेड की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। फर्स्ट एड बॉक्स वैसे ही खुला पड़ा हुआ था। यक्षित कहाँ चले गए? कुछ देर पहले तो यही थे, अविरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा और फिर वो यक्षित को देखने के लिए बालकनी में चली गई। अविरा ने चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर भी कहीं यक्षित नहीं था, जिसे देखकर वो वापस रूम के अंदर आने को होती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें नीचे गार्डन में बेंच पर बैठे राज जी पर पड़ी, जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए चुपचाप आसमान में चमक रहे तारों को देख रहे थे। चांद की रोशनी गार्डन में पड़ रही थी, जिस वजह से राज जी साफ दिखाई दे रहे थे। अभी बाहर की सारी लाइट्स बंद थी, जिस वजह से पूरे गार्डन में बिखरी चांद को रोशनी बेहद खूबसूरत एंड दिल को शांति देने वाली लग रही थी। अविरा धीमी सी आवाज में बोली, ये इस वक्त गार्डन में क्यों बैठे हैं और इनका चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या मुझे इनके पास जाना चाहिए? एक सेकंड, मैं इनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? आज इनकी वजह से ही मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आने वाली थी। जिस अविष्का को मैं पिछले 8 सालों से छुपा रही हूँ, वो आज इनकी वजह से सबके सामने आने वाली थी। बोलकर वो गुस्से से रूम में आ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद अविरा वापस उठकर बालकनी में आई और नीचे झांक कर देखा। राज जी अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर अविरा को ना चाहते हुए भी उनकी टेंशन होने लगी थी। उसे पहले कभी किसी की परवाह नहीं हुई, लेकिन राज जी को ऐसे अकेला उदास बैठा देखकर वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही थी। अविरा ने एक गहरी सांस भरी और फिर सीधा कमरे से बाहर निकल गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 44। दर्द, तकलीफ, आंसू। राज जी अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर अविरा को ना चाहते हुए भी उनकी टेंशन होने लगी थी। उसे पहले कभी किसी की परवाह नहीं हुई, लेकिन राज जी को ऐसे अकेला उदास बैठा देखकर वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही थी। अविरा ने एक गहरी सांस भरी और फिर सीधा कमरे से बाहर निकल गई। अविरा सीधा नीचे आई। उसने कुछ पल वहीं खड़े रहकर राज जी की बैग को देखा और फिर धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ गई। अविरा राज जी के नजदीक आकर धीमी सी आवाज में बोली, आप अभी तक सोए नहीं हैं? इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हैं? बोलते हुए वो राज जी के बगल में आकर बेंच पर बैठ गई। उसकी आवाज सुनकर राज जी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सर घुमा अविरा को देखा, जो चुपचाप आसमान में चमक रहे चांद को देख रही थी। राज जी वापस आसमान की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, हमें छोड़ो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अविरा गौर से आसमान में चमक रहे चांद को देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोली, वही जो आप कर रहे हैं। सुकून नहीं मिल रहा था, कहीं तो चली आई यहाँ सुकून ढूंढने। ये सुनकर राज जी ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। वो इस बार हल्के गुस्से से बोले, एक कातिल को कब से सुकून की जरूरत पड़ने लगी है?
अपने भाई को मारकर तुम ऊपर वाले से ये एक्सपेक्ट करती हो कि वो तुम्हारी लाइफ में सुकून भेजेंगे। कभी नहीं, तुम सिर्फ अशांति और तकलीफ की हकदार हो। अविष्का सिंघानिया उर्फ अविरा कहते हुए उनके शब्दों में तंज था, दर्द था और एक अनकही नफरत भी। उनकी आंखों में जमी हुई कड़वाहट साफ झलक रही थी। राज जी की बातों को सुनकर एक पल के लिए अविरा ने अपनी नजरें चांद से हटाकर उनकी तरफ देखा। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। हकदार, अविरा ने राज जी के वर्ड्स को धीमे से दोहराया। आपको लगता है कि मैं सिर्फ तकलीफ डिजर्व करती हूँ। शायद आप सही कह रहे हैं, दादू। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इंसाफ का हकदार कौन है? अविरा की लास्ट लाइन सुनकर राज जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और फिर कुछ पल बाद मजाक भरी हंसी हंसते हुए बोले, इंसाफ? तुम्हारे जैसे लोगों को इंसाफ के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। पहले तुमने अपने भाई को मार दिया अविष्का, और अब तुम इस चांद की रोशनी में अपने गुनाहों को धोने की कोशिश कर रही हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कर्मा ऑलवेज रिटर्न। अगर तुमने आज किसी के साथ गलत किया है तो वो गलत कल तुम्हारे फ्यूचर में जरूर लौट कर आएगा, और अगर किसी से तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा, बल्कि उस इंसान को सजा मिलेगी जिसने गलत किया है। उनकी बातें सुनकर अविरा के दिमाग में अपनी लाइफ के बीते एक एक पल आंखों के सामने घूमने लगे, जिन्हें याद करके उसके चेहरे पर दर्द भरी स्माइल आ गई जो राज जी की नजरों से नहीं छुप पाई। राज जी इंसान का चेहरा देखकर ही समझ जाते थे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या फिर सच, वो उदास है या फिर खुश, गुस्सा आ रहा है या फिर शांत है। उम्र के साथ उन्हें इंसानों का पहचानने का तजुर्बा काफी अच्छा था। राज जी गौर से अविरा का चेहरा देख रहे थे। तभी अविरा बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी आंखों में देखकर बोली, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी का सच सामने लाना हो, उसे सजा देनी हो, उसे मौत से भी बदतर जिंदगी देनी हो, उसके हर एक बुरे कर्म का इंसाफ करना हो तो इंसान को खुद लड़ना पड़ता है, पहले खुद से और फिर समाज से, और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता है। अविष्का सिंघानिया ने अपने भाई को मारा, ये बात तो आपने पूरी दुनिया की तरह बड़ी आसानी से कह दी, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ। खैर, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना है। 6 महीने की बात है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी यहाँ से, एंड आई प्रॉमिस फिर कभी आपकी या फिर आपके पोते की जिंदगी में लौट कर नहीं आऊंगी। आप बेफिक्र रहिए, आपके पोते को कुछ नहीं करूंगी। मेरे भाई की मौत ही मुझे रात को चैन से सोने नहीं देती है। किसी और को मारकर मुझे और पाप सिर नहीं करना है। ये बोलते हुए अविरा ने चांद की तरफ देखा और फिर आगे बोली, कभी कभी हमारे अपने ही हमें मार देते हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर दिन। लेकिन जब हम पहली बार पलटकर वार करते हैं तो हम कातिल कहलाते हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आंखों में बहुत कुछ नजर आ रहा था। अपनों के दिए जख्म, दर्द, तकलीफ सब कुछ महसूस किया जा सकता था। राज जी गौर से अविरा की आंखों में देख रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उसे अविरा के सर पर रख दिया। अविरा एकदम से अपने होश में आई। उसने चौंक कर राज जी की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहे थे। उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा सा पसरा हुआ था। ना ही दादाजी कुछ बोल रहे थे और न ही अविरा। तभी दादाजी खड़े हुए और अपना हाथ अविरा के सर पर से हटाते हुए धीमी सी आवाज में बोले, हमें नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ।
लेकिन तुम्हारी बातों पर यकीन करने का दिल कर रहा था। हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें समझ सके और ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका 1000 गुना उसे मिले जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। बोलकर उन्होंने एक नज़र अविरा की तरफ देखा और फिर बिना उसका जवाब सुने तुरंत वहां से चले गए। तभी अचानक एक तेज हवा का एक झोंका आया और चांद बादलों के पीछे छिप गया। एक पल के लिए हर चीज अंधेरे में डूब गई और अब बस वहां पसरा सन्नाटा ही बोल रहा था। लगभग आधे घंटे तक अकेले वहीं बैठे रहने के बाद अविरा उठकर वापस अपने रूम में आ गई। यक्षित अभी तक नहीं आया था। अविरा ने एक नज़र पूरे रूम को देखा और फिर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज किए और फिर चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गई। उसे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लगभग 10 मिनट ही बीते होंगे कि एक बार फिर से रूम का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ सुनकर अविरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे अच्छे से पता था कि रूम में कौन आया है। यक्षित ने पूरे रूम को देखा और रूम में अविरा को नहीं देखकर उसने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 45 एंड 46। राज जी की बातें बटा बेशर्म यक्षित ओबरॉय। उसे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लगभग 10 मिनट ही बीते होंगे कि एक बार फिर से रूम का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ सुनकर अविरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे अच्छे से पता था कि रूम में कौन आया है। यक्षित ने पूरे रूम को देखा और रूम में अविरा को नहीं देखकर उसने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। वो बालकनी में आया और तभी उसकी नज़रें सीधा अविरा पर पड़ी, जो रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ी चुपचाप सामने पसरे अंधेरे को देख रही थी। तभी अचानक उसे अपने पेट पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ और गर्दन पर गर्म सांसें। अविरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे अच्छे से पता था कौन है। यक्षित उसके कान के पास अपने होंठ ले जा धीमी सी आवाज में बोला, सोई नहीं अभी तक। बोलकर उसने हल्के से उसके कान को बाइट किया। अविरा की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसकी पकड़ रेलिंग पर मजबूत हो गई। वो अपनी आंखें बंद कर धीमी सी आवाज में बोली, नींद नहीं आ रही थी। ये सुनकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसकी बेक पर अपनी फिंगर से कुछ पैटर्न बनाते हुए बोला, नींद नहीं आ रही है तो हम बेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई प्रॉमिस उसके बाद तुम्हें अच्छे से नींद आने वाली है। बोलते हुए उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा था, जिसे महसूस करके अविरा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये आप जो हरकतें कर रहे हैं ना वो बंद कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं करना है। कल रात को बहुत कुछ किया था और उसके बाद अब मुझमें फिर से इतनी हिम्मत नहीं कि आपको झेल सकूं। मुझे नहीं पता था कि यक्षित ओबरॉय इतना हवसी होगा। ये सुनकर यक्षित के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ अविरा की थाई पर रखते हुए कहा, तुम जितना सोच भी नहीं सकती उससे भी कहीं ज्यादा हो। बोलते हुए उसकी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही थी, जिससे अविरा की सांसें गहरी होने लगी थी। वो कुछ करती उससे पहले ही यक्षित ने उसे उठाया और एकदम से रेलिंग पर बैठाकर खुद उसके पैरों के बीच में खड़ा हो गया। अविरा ने तुरंत उसके कॉलर को पकड़ लिया। उसने एक नज़र नीचे देखा और फिर वापस यक्षित की आंखों में देखने लगी। यक्षित का हाथ धीरे धीरे उसकी नाइटी के अंदर जा रहा था। तभी अविरा एकदम से बोली, मुझे नींद आ रही है। ये सुनते ही यक्षित का हाथ एकदम से रुक गया, जिसे महसूस करके उसने एक राहत की सांस ली। यक्षित ने अपना हाथ उसकी थाई से हटाया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा रूम के अंदर आ गया।
उसने अविरा को बेड पर लेटाया और फिर खुद भी उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अविरा ने नजरें उठा उसकी आंखों में देखा जो इस वक्त बंद थी और फिर उसने भी बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद यक्षित को अपने सीने पर अविरा की धीमी और गर्म सांसें फील हुई, जिन्हें महसूस कर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अविरा के छोटे से चेहरे को देखा जो सोते वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यक्षित अपनी शिद्दत भरी नजरों से अविरा के चेहरे को देख रहा था। वो अपनी एक उंगली अविरा के गाल पर फिराते हुए धीरे से बोला, वाइल्ड कैट, कल की पार्टी तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है। कोई है जो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। अगले दिन शाम 6 बजे ओबेरॉय मेंशन को आज बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ फेरी लाइटों के साथ लोगों के शोरगुल की आवाजें गूंज रही थी। आज रिसेप्शन पार्टी थी और मीडिया के साथ हर फील्ड के टॉप मेंबर आने वाले थे। पार्टी का सारा प्रोग्राम गार्डन में रखा गया था। आज यक्षित का 28वां बर्थडे था और आज के दिन ऑफिशियली सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर होने वाली थी, इसलिए आज की पार्टी बहुत बड़ी होने वाली थी। दादाजी और युवराज जी दोनों साथ में खड़े कुछ बातें कर रहे थे। दादाजी ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और युवराज जी ने डार्क ग्रीन कलर का टैक्सीको सूट पहना था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे। दादाजी ने युवराज जी की तरफ देखकर सीरियस आवाज में पूछा, सिंघानिया फैमिली आ रही है ना आज की पार्टी में? उनका सवाल सुनकर युवराज जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ, मैंने इनविटेशन भिजवा दिया था। मुझे नहीं लगता है सिंघानिया फैमिली की इतनी औकात होगी कि वो ओबरॉय खानदान का इनविटेशन को ना कर सके। उनका जवाब सुनकर दादाजी जी के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई जिसका मतलब सिर्फ वही जानते थे। युवराज जी गौर से दादाजी का चेहरा देख रहे थे और उनकी वो स्माइल देखकर उनके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो हैरानी के साथ दादाजी को देखते हुए बोले, डैड, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही ये वाली स्माइल नहीं करते हैं। एक सेकंड, आप सिंघानिया फैमिली को पार्टी में इनवाइट। तभी दादाजी बीच में बोले, रिलैक्स, जो होगा वो सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा, इनफैक्ट सबकी आंखों के सामने होगा। बहुत बड़ा तमाशा होगा और वो तमाशा आज पूरा इंडिया देखेगा। कुछ को काफी एंटरटेनमेंट मिलेगा एंड कुछ का बुरा हाल होगा। बहुत पुराने गड्ढे मुर्दे उखड़ने वाले हैं। ये सब बोलते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब गए। वही उनकी बात युवराज जी को कोई खास समझ नहीं आई। वो अभी भी कंफ्यूजन से दादाजी को देख रहे थे। इधर यक्षित के कमरे में अविरा क्लोजेट में अपने लहंगे और ब्लाउज में खड़ी पीछे से ब्लाउज की डोरियां बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसने स्काई ब्लू कलर का लहंगा एंड ब्लाउज पहना हुआ था। ब्लाउज पीछे से पूरा बैकलेस था, सिर्फ 2 डोरियां थी जो अविरा से बंद नहीं हो रही थी। उसका हाथ नहीं जा रहा था। तभी यक्षित क्लोजेट में आया। किसी के आने की आहट सुनकर अविरा ने सर घुमा उसकी तरफ देखा। यक्षित ने इस वक्त सिर्फ अपनी कमर पर एक ब्लैक टॉवेल लपेट रखा था। उसके बाल गीले थे और उनसे टपकता हुआ पानी नीचे गिर रहा था। उसकी मस्कुलर चेस्ट पर अभी भी पानी की बूंदें ठहरी हुई थी। अविरा एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। वो ये भी भूल गई थी कि अभी वो किस हालत में खड़ी थी। यक्षित ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक और फिर अंदर आते हुए बोला, मुझे चेंज करना है। बाहर जाने की मेहरबानी करोगी? ये सुनकर अविरा की आंखें छोटी हो गई। वो उसे घूरते हुए बोली, मैंने कब मना किया है आपको चेंज करने के लिए?
इतना बड़ा क्लोजेट है, कहीं भी चेंज कर लीजिए, और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत बड़ा मेंशन पड़ा है, जहां मन हो वहां चेंज कर लीजिए। ये सुनते ही यक्षित जो कबर्ड को तरफ जा रहा था उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर अविरा को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। वो धीरे से बोला, ओके एज योर विश। बोलते हुए उसने अपने कदम अविरा की तरफ बढ़ा दिए। उसे अपनी तरफ आता देख अविरा एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। यक्षित के कदम लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे और अविरा के कदम उतने ही पीछे हो रहे थे। तभी अविरा की पीठ वॉल से जा लगी। उसने एक बार सर घुमा वॉल को देखा और फिर वापस यक्षित की तरफ जो उसके बेहद नजदीक आ चुका था। यक्षित ने अपना एक हाथ उसके पास वॉल पर टिकाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपना टॉवेल निकालकर साइड में फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर अविरा का दिल बुरी तरह शोर करने लगा। उसकी नजरें एकदम से नीचे चली गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 47 रोमांस। यक्षित ने अपना एक हाथ उसके पास वॉल पर टिकाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपना टॉवेल निकालकर साइड में फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर अविरा का दिल बुरी तरह शोर करने लगा। उसकी नजरें एकदम से नीचे चली गई। अविरा ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, आह युवी, कुछ तो शर्म कीजिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कसम से आपके जैसा लड़का कहीं नहीं देखा है। बोलते हुए उसकी आवाज जितनी तेज थी उतनी ही कांप रही थी। उसकी बात सुनकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अविरा का जबड़ा पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया और हल्का सा उस पर झुकते हुए बोला, ओ कम ऑन वाइल्ड कैट, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम पहली बार कुछ देख रही हो। कल रात तुमने हर चीज को अच्छे से फील किया था, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। ये सुनते ही अविरा ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, सीरियसली आपको बकवास लग रही है? आप अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अपनी हरकतों को सुधार लीजिए वरना। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित उसके कान के पास अपने होंठ ले जा धीमी सी आवाज में बोला, वरना क्या करोगी, विल यू फक मी? बोलकर उसने तिरछा मुस्कुराते हुए अविरा की तरफ देखा जो अपनी जगह फ्रिज हो चुकी थी। कुछ पल बाद अविरा एकदम से अपने होश में आकर बोली, छी, आप कितने गंदे हो, आपसे बात करना ही बेकार है। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी यक्षित ने उसके दूसरी तरफ भी वॉल पर अपना हाथ टिका उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अविरा ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और फिर वापस उसके चेहरे को देखकर बोली, व्हाट? यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वांट यू। मेरा खड़ा हो रहा है और अब इसे सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो। ये सुनते ही अविरा को एकदम आँख खांसी आ गई। उसके दोनों गाल सुर्ख लाल हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने खड़े बेशर्म इंसान से कैसे डील करे। वो कुछ पल रुक कर बोली, यक्षित, आपका दिमाग पूरी तरह हिल चुका है। आधे घंटे में हमें पार्टी में चलना है और आपको अभी सेक्स करना है, सीरियसली? ये सुनकर यक्षित वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम चाहती हो ऐसी हालत में मैं बाहर जाऊं? बोलते हुए उसने एक नज़र नीचे देखा और फिर वापस अविरा के चेहरे को देखने लगा। उसकी बात सुनकर अविरा गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप देखिए, अब हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी यक्षित ने एकदम से उसे पकड़ फिर से वॉल से लगा दिया और झटके से उसके लहंगे की डोरी को खोलते हुए बोला, आई कांट कंट्रोल। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है और अब इसे सही भी तुम ही करोगी।
बोलते हुए उसने डोरी को खोल दिया। अविरा का लहंगा नीचे गिर गया। वो हैरानी से कभी यक्षित की तरफ देख रही थी तो कभी अपने लहंगे को। तभी यक्षित ने एकदम से अविरा को वहीं पड़ी टेबल पर बैठा दिया और खुद उसके पैरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। अविरा आधी टेबल पर लेटी हुई थी। वो गुस्से से यक्षित को घूर रही थी जिसकी उंगलियां बेशर्मों की तरह उसकी थाई पर चल रही थी। अविरा का ब्लाउज उसके कंधों से लूज हो चुका था और अब वो सिर्फ नाममात्र के लिए उसके बदन से चिपका हुआ था। यक्षित की उंगलियां ऊपर की तरफ बढ़ रही थी जिससे अविरा की सांसें गहरी होने लगी थी। वो कस के टेबल को पकड़ते हुए गहरी सांसें लेते हुए बोली, यूवी प्लीज नो। आप एक बार शुरू हुए तो फिर नहीं रुकोगे और उसके बाद मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पार्टी में पेंगुइन वॉक करते हुए नहीं जाना है। ये सुनकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी उंगली से उसके इनर को साइड किया और अगले ही पल अविरा की हल्की सी चीख निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। शी कुड फील हिज फिंगर इनसाइड हर जिससे अविरा को प्लेजर के साथ दर्द भी हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बुरी तरह अपने होंठों को बाइट कर रही थी, जिसे देखकर यक्षित अपनी फिंगर्स की मूवमेंट फास्ट करते हुए बोला, बेबी इन्हें बाइट करने का हक मेरा है और कोई मुझसे मेरा हक छीने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोलकर उसने एकदम से अविरा के होंठों को कैप्चर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस कहानी का अगला भाग यहाँ पढ़े। चैप्टर 47 लाइफ कॉम्प्लिकेशंस। मुझे पार्टी में पेंगुइन वॉक करते हुए नहीं जाना है, इतना बोलकर वो अपने होठ को चबाने लगी। ये सुनकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। तो अबीरा उसके पागलपन को देखकर बोली, ठीक है लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। जिसे सुनकर यक्षित अपनी फिंगर्स को उसके गाल पर चलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारे होठों को बाइट करने का हक मेरा है और कोई मुझसे मेरा हक छीने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोलकर उसने एकदम से अविरा के होठों को कैप्चर कर लिया। अविरा भी उसे रिस्पॉन्स कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ यक्षित के बालों में उलझाए और फिर दोनों पूरे पेशेंस से एक दूसरे को किस करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद यक्षित ने उसे अपने आगोश में भर लिया। अविरा जोर से चिल्लाई लेकिन उसकी चीख गले में ही दब गई क्योंकि यक्षित ने उसके होंठों को अभी भी अपने मुंह में भर रखा था। उसकी आंखों के कोने से कुछ आंसू की बूंदें बह टेबल पर गिरने लगी। वो भीगी पलकों से यक्षित का चेहरा देख रही थी जो खुद उसे ही देख रहा था। यक्षित ने एक नज़र नीचे देखा और फिर उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमते हुए अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। अविरा उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से स्क्रैच करते हुए दर्द में सिसकर बोली, यूवी प्लीज स्लो इट्स हर्टिंग। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो अभी जिस पोजीशन में थे उससे अविरा को दर्द हो रहा था लेकिन उसे यक्षित को रोकने का कोई इरादा नहीं था। वो कहते हैं न प्लेजर कम विद पेन। तभी यक्षित हांफते हुए बोला, डोंट वरी, कुछ देर में तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। बोलते हुए उसने अपनी मूवमेंट फास्ट कर दी। वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब पूरे क्लोजेट में अविरा की सिसकियों के साथ टेबल हिलने की आवाज गूंज रही थी। अविरा ने कस के अपने पैर यक्षित की कमर पर लपेट रखे थे। वो हल्का सा उठी और यक्षित के होंठों को कैप्चर कर बुरी तरह उन्हें बाइट करने लगी। यक्षित भी उसी तरह उसके होंठों को बाइट कर रहा था। 1 घंटे बाद अविरा ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी गुस्से से अपने पीछे खड़े यक्षित को घूर रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थी और चेहरे पर ग्लो नजर आ रहा था। तभी यक्षित एकदम से बोला, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट वाइल्ड कैट, वरना मुझे फिर से बेड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
बोलते हुए वो अविरा के बाल कॉम्ब कर रहा था। बस उसकी यही बात सुननी थी कि अविरा ने गुस्से से ड्रेसिंग मिरर पर रखा सामान उठाया और सीधा यक्षित के मुंह पर दे मारा, लेकिन वो यक्षित को लगता उससे पहले ही यक्षित ने उसे कैच कर लिया। उसने एक नज़र उस चीज को देखा जो एक मेकअप बॉक्स था और फिर वापस अविरा की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ये क्या कर रही तुम? अगर अभी ये टूट जाता तो मेकअप किससे करती तुम? आई थिंक अभी तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। बोलते हुए उसकी नजरें अविरा के चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी, जहां उसकी गर्दन से लेकर क्लीवेज तक बाइट मार्क्स काफी अच्छे से दिख रहे थे। वो धीरे से बोला, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक ऑन योर बॉडी। अगर तुम इन्हें हाइड नहीं करोगी तब और भी अच्छा लगेगा। इन्हें देखकर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे आसपास भी भटकेगा। दिस इज प्रूफ दैट यू आर ओनली माइन। बोलकर उसने अविरा की आंखों में देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। वो एकदम से उठी और अगले ही पल यक्षित का कॉलर पकड़ हल्का से अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, चुपचाप मेरा मेकअप कीजिए और एक भी मार्क्स नहीं दिखना चाहिए वरना मैं नीचे नहीं जाऊंगी। यक्षित ने एक नज़र उसके हाथों को देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगा। अविरा ने नजरें झुका अपने हाथ को देखा और फिर एकदम से उसका कॉलर छोड़ दिया। तभी यक्षित ने उसकी कमर में हाथ डाल झटके से अपने करीब खींच लिया। अविरा के दोनों हाथ उसके कंधों पर आ गए और उसकी हल्की सी आह निकल गई। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे और उसे अपने लोअर रीजन में दर्द हो रहा था। यक्षित उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो वाइल्ड कैट? यक्षित ओबरॉय को ये सुनकर अविरा झट से बोली, ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड को ऑर्डर दे रही हूँ जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सेकंड थिंक कुछ हुआ हो या नहीं, हक है मेरा आप पर, इसलिए उस हिसाब से आप मेरे हुए और अपनी चीजों को ऑर्डर दिया जा सकता है। बोलते हुए वो यक्षित की आंखों में देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 49। अविरा का पागलपन बटा खुद को दर्द देना। सुनकर अविरा झट से बोली, ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड को ऑर्डर दे रही हूँ जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सेकंड थिंक कुछ हुआ हो या नहीं, हक है मेरा आप पर, इसलिए उस हिसाब से आप मेरे हुए और अपनी चीजों को ऑर्डर दिया जा सकता है। बोलते हुए वो यक्षित की आंखों में देख रही थी। उसका जवाब सुनकर यक्षित तिरछा मुस्कुराकर बोला, अगर मैं हस्बैंड हूँ तो तुम मेरी वाइफ हो और उस हिसाब से मेरा भी तुम पर, तुमसे जुड़ी हर एक चीज पर हक है। अविरा धीमी सी आवाज में बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मेरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। क्यों? यक्षित ने सवाल किया। अविरा ने उसकी आंखों में देखा और जवाब देते हुए बोली, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको लगती है। तभी यक्षित बीच में बोला, नॉर्मल चीजें मुझे भी नहीं पसंद और अविरा यक्षित ओबेरॉय की लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितना उसे लगता है। सिंघानिया के बारे में सब जानते हैं, फिर ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो? कहीं तुम अविष्का ही तो नहीं हो? उसका सवाल सुनकर अविरा ने तुरंत उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल वो उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, बकवास बंद कीजिए। तभी यक्षित तेज आवाज में बोला, बकवास नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल सुनते ही तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? लिसन, अगर कुछ छुपा रही हो तो बता दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वरना अगर कहीं और से मुझे कुछ पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मुझसे कोई चीज नहीं छुप सकती है। ये सुनकर अविरा उसकी तरफ देखती रह गई। उसने बिना कुछ कहे अपनी नजरें उससे फेर ली और सामने देखते हुए बोली, मुझे लेट हो रहा है,
अगर आपको पार्टी में नहीं चलना है तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। बोलकर वो मुड़कर धीमे कदमों से क्लोजेट की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी यक्षित ने उसका हाथ पकड़ उसे एकदम से लिफ्ट कर चेयर पर बैठा दिया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अजीब तरह से उसका गाल सहलाते हुए बोला, आज की पार्टी खास तुम्हारे लिए रखी गई है वाइल्ड कैट। आज जो होगा वो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगी हो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया एंड आई प्रॉमिस अब तुम्हारा ट्रस्ट इतनी बुरी तरह से तोड़ूंगा जितना किसी से नहीं तोड़ा होगा। बोलकर वो खड़ा हुआ और गुस्से से रूम से निकल गया। वही अविरा बस उसे जाते देखती रह गई। उसके कानों में यक्षित की बातें गूंज रही थी और नजरें दरवाजे की तरफ थी। देखते ही देखते उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उठने को होती है, लेकिन तभी एक लड़की रूम के अंदर आई। वो मेकअप आर्टिस्ट थी जो यक्षित की कंपनी में ही काम करती थी। अविरा ने एक पल उसे देखा, तभी वो लड़की आगे आते हुए बोली, मैम सर ने आपको रेडी करने के लिए। उसने इतना ही कहा था तभी अविरा एकदम से चिल्लाकर बोली, गेट लॉस्ट। कोई नहीं चाहिए मुझे और जाकर अपने सर से बोल दो कि जब तो वो खुद मेरा मेकअप नहीं करेंगे तक मैं पार्टी में नहीं आने वाली हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेकअप आर्टिस्ट एकदम से कांप गई और उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी अविरा फिर से बोली, सुना नहीं तुमने, निकलो यहाँ से वरना यही मार डालूंगी। बोलते हुए वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। उसकी बात सुनकर और उसे कुछ ढूंढता देखकर वो मेकअप आर्टिस्ट एकदम से डर गई और अगले ही पल बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अविरा गुस्से से खड़ी हुई और बड़ी बेदर्दी से अपने हाथों की चूड़ियां निकालते हुए बोली, लोग मुझे समझते क्या है? मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसका ट्रस्ट कभी भी तोड़ देंगे। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी दर्द होता है, हर एक चीज से फर्क पड़ता है। हार्टलेस नहीं हूँ मैं। यक्षित, आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। आप अच्छे लगते हो और आप सिर्फ मेरे हो। अगर आपने कुछ भी किया तो आपके साथ खुद को भी खत्म कर दूंगी। बोलते हुए उसने सारी चूड़ियां निकालकर नीचे फेंक दी। चूड़ियां कांच की थी जो निकालते वक्त कुछ उसकी कलाइयों में चुभ गई थी और अब वहां से खून निकलने लगा था। लेकिन अविरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त वो किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। सब चीजें धीरे धीरे उसके माइंड पर इफेक्ट कर रही थी और खास करके यक्षित। अविरा ने गुस्से से कांच का टेबल नीचे गिरा दिया, जिससे चारों तरफ कांच ही कांच फैल गए। अविरा उन कांच के टुकड़ों के ऊपर से चलते हुए सामने वॉल पर लगी यक्षित की फोटो की तरफ जाने लगी। उसके पैर में कांच के टुकड़े चुभ रहे थे, जिससे उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए और उनसे खून निकलने लगा। उसके दोनों पैर खून से लाल हो गए और जैसे जैसे वो अपने कदम आगे ले रही थी वैसे वैसे उसके पैरों के खून के निशान पीछे छप रहे थे। अविरा को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी नजरें सिर्फ यक्षित की फोटो पर टिकी हुई थी। इधर नीचे पार्टी हॉल में यक्षित इस वक्त बार काउंटर के पास गुस्से से बैठा ड्रिंक कर रहा था। अब तक सारे गेस्ट आ चुके थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ ऊपर अपने रूम पर टिकी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर 50। आकांक्षा जी का अविरा को डांटना बटा आंसू। यक्षित इस वक्त बार काउंटर के पास गुस्से से बैठा ड्रिंक कर रहा था। अब तक सारे गेस्ट आ चुके थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ ऊपर अपने रूम पर टिकी हुई थी। तभी उसके पास कोई आया और धीमी आवाज में कहा, सर, मैम ने मुझसे रेडी होने के लिए मना कर दिया। वो आपको ही बुला रही है।
ये सुनकर उसने तुरंत सर घुमाकर देखा जहां सामने मेकअप आर्टिस्ट अपना सर झुकाए खड़ी थी। यक्षित उसे कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, तुम मुझे यही बताने के लिए आई हो यहाँ? तुम लोगों से एक काम नहीं होता है। अब यहाँ क्या खड़ी हो, निकलो यहाँ से। ये बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मेकअप आर्टिस्ट बिना कुछ बोले वहां से चली गई। यक्षित गुस्से से ग्लास को टेबल पर पटकते हुए बोला, ये लड़की खुद को समझती क्या है? नहीं होना है रेडी तो बाहर जाओ। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो मुझे कुछ नहीं बता सकती है तो मैं भी उसका पर्सनल सर्वेंट नहीं हूँ जो उसने बुलाया और मैं चला गया। बोलते हुए उसकी सर्द नजरें अपने रूम की विंडो पर ही टिकी हुई थी। इधर ऊपर रूम में अविरा चुपचाप खड़ी यक्षित की फोटो को देख रही थी। वो अजीब तरह से उस फोटो पर हाथ फेरते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो यक्षित। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपसे मतलब है और जिससे मुझे मतलब होता है उसे इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए उसकी आंखों में अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। तभी डोर पर नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर अविरा अपने होश में आई। उसने नजरें घुमा सर्द नजरों से डोर को देखा और फिर तेज आवाज में बोली, मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे नहीं करवाना अपना कुछ भी। चुपचाप निकलो। तभी बाहर से आवाज आई, अविरा हम है। आकांक्षा। ये सुनते ही अविरा एकदम से चुप हो गई। उसने कुछ पल दरवाजे को घूरा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने दरवाजा खोला और उसकी नजरें सीधा आकांक्षा जी पर पड़ी जो अपने हाथ में एक पैकेट पकड़े खड़ी थी। आकांक्षा जी चुपचाप अविरा को देख रही थी। उसने अभी अपना दुपट्टा नहीं ले रखा था। वो सिर्फ लहंगे और ब्लाउज में ही थी, जिस वजह से उसकी गर्दन, क्लीवेज, पेट के बाइट मार्क्स अच्छे से दिखाई दे रहे थे। आकांक्षा जी की नजरों को देखकर अविरा एकदम से हड़बड़ा गई। उसने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया और गले में डालते हुए नजरें इधर उधर करते हुए बोली, आंटी आप यहाँ कुछ काम था आपको? बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन आकांक्षा जी की आंखों में नहीं। उसे अपना कल का बिहेव अच्छे से याद था। उसने गुस्से में धक्का दे दिया था, लेकिन अब अपने नेचर से मजबूर उससे माफी नहीं मांगी जा रही थी। आकांक्षा जी ने एक गहरी सांस भरी और रूम के अंदर आते हुए बोली, बेटा तुम्हें इस तरह अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपने बाप पर गया है और उसके बाप की हरकतें भी जवानी में ऐसी ही थी जैसी यक्षित की है। बोलते हुए वो रूम के अंदर आई और अंदर का नजारा देखकर उनके कदम बर्फ की तरह अपनी जम गए। वो हैरानी के साथ पूरे रूम को देख रही थी। हर जगह सामान बिखरा पड़ा था और फर्श पर खून से पैरों के निशान छपे पड़े थे, जिन्हें देखकर आकांक्षा जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उन्होंने तुरंत अविरा के पैरों को देखा जो पूरे खून से सने हुए थे, जिन्हें देखकर उनके कदम लड़खड़ा गए और आंखों में पानी भर आया। अविरा चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आंटी स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट। इतना भी कुछ नहीं हुआ है जो आप इस तरह बिहेव कर रही है। उसने इतना ही कहा था, तभी आकांक्षा जी ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा पैकेट बेड पर फेंका और अविरा की दोनों बाजुओं को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। अब अगर एक और वर्ड बोला ना तो यही खींच के लगा दूंगी। हालत देखी है अपनी। पैरों से कितना खून बह रहा है। इतनी गहरी चोट लगी कैसे तुम्हें, और ये सारा सामान किसने बिखेरा है? डॉक्टर को कॉल नहीं किया अभी तक और नहीं बैंडेज की है, और ऊपर से बोल रही हो कि गहरी चोट नहीं लगी है। बोलते हुए उनकी आवाज में गुस्से के साथ फिक्र भी साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए थे।
वहीं अविरा चुपचाप उन्हें देख रही थी। आकांक्षा जी जिस तरह उसे डांट रही थी, उस पर अपना हक जता रही थी, वो सब कुछ अविरा के लिए बहुत नया था, क्योंकि उसकी सगी माँ ने कभी उस पर अपना हक नहीं जताया था और नहीं किसी और की इतनी हिम्मत हुई थी कि उसके सामने कुछ बोल सके। लेकिन अक्षांश जी उस पर अपनी बेटी की तरह हक जता रही थी। आकांक्षा जी ने अविरा को चेयर पर बैठाया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके दोनों पैरों की बैंडेज करने लगी। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अविरा के पैरों में चुभे कांच के टुकड़ों को निकालने लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।